हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नक्सेस केसेस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। काफी सारे स्ट्रक्चर और कस्टमाइज कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ये जो टर्म है सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने दी थी। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब साइक्लिकल ट्रेंड की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी रेगुलर जॉब जो है खो बैठते हैं और जिसकी वजह से उनको लेस प्रोडक्टिव जॉब पे काम करना पड़ता है। अगर हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अल्पविकसित देशों के अंदर डिफाइन करते हैं तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड टू डू ए जॉब विच कैन बी डन विद इक्वल एफिशिएंसी बाय ए लेस नंबर ऑफ पर्सन। इसका मतलब होता है कि नंबर हमें इतने ही चाहिए होते हैं बट इतने लोग जो है काम कर रहे होते हैं। तो ये जो गैप होता है, देखो यहाँ पे हमें व्यक्ति जो है मान लो 4 ही चाहिए बट वहां पे 10 व्यक्ति लगे हुए हैं काम पे। तो ये जो 6 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एक फैमिली है, उनके पास ये एग्रीकल्चर का जमीन है और वहां पे 2 ही व्यक्ति चाहिए बट फैमिली के अंदर 5 मेंबर है और पांचों के पांचों जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं। तो 3 जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है कि मतलब जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग जो है काम पे दिखाई देते हैं। तो हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओएक्स पे हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन जो है पहले बढ़ती है। उसके बाद जब लेबर की संख्या जो है ON2 हो जाती है तो हमारा जो टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। और N1 N2 जो है ये छिपे हुई बेरोजगार हैं और जिनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो है 0 है। और यहाँ पे जब लेबर की संख्या N से N2 हो जाती है तो वहां पे प्रोडक्शन के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होता। इसके जो फीचर्स हैं, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसके जो फीचर है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर जो है दैट इज 0। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि हम आइडेंटिफाई करें कि ये व्यक्ति एक्चुअल में बेरोजगार है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलप इकोनॉमीज के अंदर इस तरह से पाई जाती है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और कैपिटल कम होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर फैमिली के साथ एसोसिएटेड होती है। और उसी तरह जो अल्पविकसित देश होते हैं क्योंकि वहां पे मेन जो ऑक्यूपेशन होता है दैट इज एग्रीकल्चर, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर। और कुछ देशों के अंदर ये स्पेसिफिक सीजन, क्योंकि जैसे हम फसल को सो करते हैं फिर उसको काटते हैं, उसके अंदर जो गैप होता है उस दौरान जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि AK सेन के जो है व्यू क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो AK सेन जो है वो इस बात से एग्री नहीं करते कि जो लेबर है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। वो कहते हैं कि अगर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है तो वो काम ही क्यों करे। तो यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जितने ज्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं उससे ज्यादा लोग काम पे लगे होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पर व्यक्ति जो घंटे हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि OY एक्सिस पे हम लेते हैं टोटल आउटपुट, O एक्सिस पे हम लेते हैं लेबर आवर्स और यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर जो है Y के नेगेटिव उसमें लेते हैं, नेगेटिव एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो कर्व है देखो L घंटों के बाद ये जो है टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और इस रेंज के अंदर जो लेबर होती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होती। एक्चुअली में हमें जो है OL1 लेबर चाहिए होती है और पर व्यक्ति जो है 1 घंटे काम करता है। बट लेबर एक्चुअल में जो हमारे पास काम कर रही है वो है OL2। तो जो 20 घंटे काम करती है
और टोटल जो घंटे हैं वो एल है, इसके बाद क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो उसके अंदर कोई इंक्रीज़ नहीं होता। तो L1 L2 जो है ये छिपे हुए बेरोज़गार हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है 0 होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेविंग पोटेंशियल। देखो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन। ये ल्यूस का और नक्से का मानना है। तो अब हम वन बाय वन करके ल्यूस की और नक्से के व्यू पॉइंट देखेंगे कि किस तरह से ये सेविंग जो है पोटेंशियल है और सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ल्यूस का ये मानना है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां पे दो सेक्टर पाए जाते हैं। एक सबसिस्टेंस सेक्टर होता है जो कि जीवन निर्वाह क्षेत्र होता है, एक कैपिटलिस्टिक सेक्टर होता है। तो जब सबसिस्टेंस सेक्टर होता है उसके अंदर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं और ये मेन सेक्टर होता है। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लोगों की लो होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है और वेजेस भी बहुत लो होती है। कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल और लाइट एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होते हैं, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाई होती है, वेजेस भी हाई वही होती है और यहाँ पे हम उनको कैपिटलिस्टिक वेजेस जो उनको वेजेस मिलती हैं वो कैपिटलिस्टिक वेजेस होती हैं। तो देखो ल्यूस का ये मानना था कि अगर वर्कर को हटा के सबसिस्टेंस सेक्टर के अंदर जो सरप्लस लेबर है अगर उसको हम कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर भेज देते हैं तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होनी शुरू होती है। यहाँ पे हम उनको कैपिटलिस्टिक वेजेस से लेस वेजेस पे कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है और वो जो सरप्लस उनको बचता है वो निवेश कर सकते हैं और दैट कुड बी द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उसी तरह हम नक्शे का व्यू पॉइंट देखते हैं। देखो नक्शे का ये मानना है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं मेन ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर होता है बट जितने चाहिए होते हैं उससे ज्यादा लोग इंगेज होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है क्योंकि एग्रीकल्चर से जो बेसिकली क्या होता है कि सेविंग जो होती है वो नील होती है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर की लो होती है। तो प्रोडक्टिव वर्कर जो होते हैं उनकी जो प्रोस्पेक्टिव सेविंग होती है जो अनप्रोडक्टिव वर्कर होते हैं उनके ऊपर खर्चा हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी सेविंग नील होती है। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव सेविंग है उसको नक्शे ने कहा है कि दैट इज द डिस्गाइज सेविंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे उसका ये मानना है नक्शे का कि जो सरप्लस लोग हैं अगर हम उनको दूसरे ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज कर दें तो रियल नेशनल इनकम के अंदर इजाफा होगा, इंक्रीज होगा, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। अगर उनको हम कैपिटल प्रोजेक्ट जैसे इरिगेशन वर्क्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, इस तरह के कैपिटल्स जो काम है उस पे लगाया जाए तो उससे क्या होगा कि वर्कर की जो है उस काम में एंगेज होंगे, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और टोटल नेशनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। बट इसके अंदर क्या है कि समस्या जो आती है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। देखो जो लोग कैपिटल सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट बाय दीज वर्कर इंगेज इन कैपिटल प्रोजेक्ट वुड ऐड टू द टोटल नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की एक समस्या आती है कि उनको रोटी कपड़ा और मकान कौन प्रोवाइड करेगा। तो जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से विथड्रॉ किए जाते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर लगाए जाते हैं तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोग रह जाते हैं वही फूड क्लोथिंग और शेल्टर जो है अपने जो कैपिटल सेक्टर के अंदर चले गए हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि नेचुरली जब वो वहां पे कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है, आउटपुट भी इंक्रीज होता है। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर के बिना जो है सेविंग इंक्रीज होती है जो कि सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो इसको हम जो अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस है इसको हम इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लो एक फैमिली है उसके अंदर 5 लोग हैं तो वो ये जमीन है उसके पास जिसके अंदर वो व्हीट ग्रो करते हैं और व्हीट की प्रोडक्शन होती है 20 क्विंटल्स। तो पर पर्सन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो है 4 क्विंटल और यहाँ पे एक्चुअल में हमें जो व्यक्ति चाहिए वो 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 3 व्यक्ति जो है उनको हम कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर भेज देते हैं जहाँ पे वो जो जैसे रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम है, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना ऐसे काम में एंगेज हो जाते हैं।
तो अब जो रिमेनिंग 2% है वो भी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है तो भी 20 क्विंटल होगी, चाहे 5 लोग लगे चाहे 2 लोग लगे। तो 2 लोग लगते हैं तो प्रोडक्शन भी 20 क्विंटल्स की ही होती है। तो ये जो 20 क्विंटल है इसके अंदर जो, क्योंकि वो अपनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करते, वहां पे उनकी कंजम्पशन जो है 8 क्विंटल है, तो वो 12 क्विंटल जो है वो जो उनके भाई जो है दूसरे सेक्टर के अंदर चले गए हैं, तो वो उनको भेज देते हैं कि भाई आप लोग कंज्यूम करो। तो जो छिपे हुए बेरोजगार होते हैं, तो देखो यहाँ पे दे कुड क्रिएट कैपिटल, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं, क्योंकि उनका रोटी कपड़ा मकान जो है वो ये वाले भाई जो है पूरा कर रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि अब जो कैपिटलिस्ट प्रोजेक्ट के अंदर लगे हैं, तो इनको टूल्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये भी एक समस्या होती है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि बेसिकली इनको ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए होंगे, और उसी तरह यहाँ पे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको जब कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर लगाया जाता है तो सिंपल टूल्स प्रोवाइड किए जाए, जिसके अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो ये जो ये जो है वो अपने आप जो है वर्कर एंगेज कर सकते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो सेविंग का पोटेंशियल है, कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, बट उसके अंदर भी कुछ लीकेजेस हो जाती हैं, दैट इज फ्रॉम द कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल। देखो जो रह जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो लोग भी अपनी कंजम्पशन जो है रेज कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी तो डेफिनेटली जो है जो वर्कर कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हैं, तो उनको कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। और उसी तरह अगर कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, अगर वो अपनी कंजम्पशन लेवल इंक्रीज हो जाती है, तो जो सेविंग है उसके अंदर से जो है लीकेज हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड हो जाएगा। और तीसरी समस्या आती है कि जब फूड ग्रेन जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर पहुंचाया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा होता है। तो ये जो 3 रीजन है जिसकी वजह से कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल के अंदर से लीकेज होती है। तो इसके जो सोल्यूशन है कि एक तो क्या है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो है कि वो अपनी कंजम्पशन ना इंक्रीज करे, तो गवर्नमेंट जो है उन पे टैक्स लगा सकती है, और टैक्स जो है वो अनाज के रूप में ले सकती है, और वो अनाज जो है वो जो कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन की फॉर्म में रेंट ले सकती है, बट इसके अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है फार्मर को कंपेल कर सकती है कि वो अपना सरप्लस प्रोडक्शन जो है फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट को सेल करें। और उसी तरह क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री सेविंग जो अदर सोर्सेज हैं, जैसे बेसिकली डोमेस्टिक सोर्स है, डोमेस्टिक सोर्स है, तो जो अर्बन के लोग हैं वो पहले से कंजम्पशन कम करें, सेविंग ज्यादा करें। या एक्सटर्नल सोर्सेज से भी क्या होता है कि वो जो है एडिशनल सेविंग जनरेट कर सकती हैं। और जो डोमेस्टिक सेविंग अगर उतनी नहीं आती, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेविंग जो होती है एक्सटर्नल सोर्सेज से रेज हो सकती है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल असिस्टेंस मिलती है उनको फूड ग्रेन के ऊपर खर्चा होना चाहिए, ताकि लीकेजेस जो है वो कम से कम हो। उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो नर्क्से की थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। देखो कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि जो नर्क्से का हाइपोथेसिस है उसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि अब जो सब्सिस्टेंस फंड है उससे कोई लीकेज नहीं होती, बट लीकेज हो सकती है, क्योंकि जो विलेज में रह गए हैं लोग वो अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं। और उसी तरह जो नर्क्से है उसने इस बात के अंदर भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि जो किसान एग्रीकल्चर के अंदर लगे होते हैं और जो कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं उनके अंदर डिफरेंट स्किल जो होती है रिक्वायर्ड होती है। और उसी तरह ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लोग हैं सरप्लस है, ये छिपे हुए बेरोजगार है, इसको जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। उसी तरह जो कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर लोग लगे होते हैं वो भी अपनी कंजम्पशन इंक्रीज हो सकते हैं। और उसी तरह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से अर्बन एरिया में भेजना वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लेबर जो होती है इतनी मोबाइल नहीं होती। उसी तरह क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होती। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो कम्प्लीमेंट्री सेविंग होती है वो भी नहीं होती। और यहाँ पे जो बेसिकली देखो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं ये टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल होती है, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो होता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाया होता है, और वो ये बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं
कि यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी जो होती है वो लेटेस्ट नहीं लेनी, हमें उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। और उसी तरह क्या है कि जो एग्रीकल्चर है जिसके अंदर क्या है अभी भी बैकवर्ड टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो जिससे प्रोडक्टिविटी लेबर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी पुअर होती है और डेमोक्रेटिक सेक्टर के अंदर इस तरह की थ्योरी पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह वेजेस जो होती है वो माइग्रेंट वर्कर्स को पे की जाती है, लेकिन जब वो काम शुरू करते हैं तो वो कुछ समय के बाद आने लगती हैं। इसी तरह क्या होता है कि उनकी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है जिससे प्राइस लेवल बढ़ जाता है और वर्कर जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वेजेस की डिमांड करते हैं।